नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 29 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ मोस्ट टाइम 15 टॉपिक 15 मिनट जितने कम समय में करवाते हैं और साथ ही हम डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिए। आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वो हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। इस दिवस की शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में हुई थी, जहां 13 देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। वर्ष 2026 की थीम की बात करें तो इस बार की थीम है आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों के साथ बाघों का भविष्य सुरक्षित करना। भारत दुनिया की लगभग 70 से 75% जंगली बाघों की आबादी का घर है और यहाँ 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया के सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रमों में से एक है। दोस्तों, बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है, जिसका अर्थ होता है कि अगर इसका संरक्षण कर ले तो पूरे पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम और जंगल की अन्य प्रजातियों का भी स्वतः रक्षा हो जाती है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, ये जो यूसीसी है इसे अब लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा ने जुलाई 2026 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला, गुजरात दूसरा, असम तीसरा और अब मध्य प्रदेश ये यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। इस कानून के तहत राज्य में बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और गांव के स्तर पर भी विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, विधेयक के अनुसार लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़ों के लिए 1 महीने यानी कि 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। राज्य की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति यानी कि एसटी समुदाय को इस कानून के दायरे से पूरी तरीके से बाहर रखा गया है। यह कानून भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने 200 और 500 रुपए की भारतीय मुद्रा नोटों की अधिकतम प्रति व्यक्ति कितनी राशि सीमा पार ले जाने की अनुमति दी है? तो दोस्तों, नेपाल राष्ट्र बैंक ने प्रति व्यक्ति जो सीमा फिक्स की है वो है प्रति व्यक्ति 25,000। नेपाल राष्ट्र बैंक ने सीमा पर व्यापार और पर्यटन को विनियमित करने के लिए प्रति व्यक्ति 25,000 की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। यह सीमा केवल 200, 500 या उससे कम के नोटों पर लागू है, जबकि 2000 के भारतीय नोटों को ले जाने पर नेपाल में पूर्ण प्रतिबंध बरकरार है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य है भौतिक नकदी के प्रवाह को नियंत्रित करना और भारत नेपाल के बीच डिजिटल क्यूआर भुगतान जैसे कि यूपीआई को बढ़ावा देना है। इस मौद्रिक नीति के नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों और सीमावर्ती व्यापारियों को या अधिकृत मनी एक्सचेंज से ही मुद्रा बदलने की अनुमति होगी। यह निर्णय मनी लॉन्ड्रिंग, जाली नोटों के प्रचार को रोकना और दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने के लिए किया गया है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। किस राज्य सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी EFIR सेवा शुरू की है? तो दोस्तों, जो भी साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होती है उसके लिए EFIR को शुरू किया है गुजरात ने।
गुजरात सरकार के गृह विभाग ने नागरिकों को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट तुरंत दर्ज कराने के लिए एक विशेष EFIR सेवा शुरू की है। इस डिजिटल सेवा का मुख्य उद्देश्य है धोखाधड़ी के जो शुरुआती गोल्डन आवर होता है उसमें पुलिस को सूचित करना है, जिससे पीड़ित का पैसा बैंक खातों में ही फ्रीज किया जा सके। इस EFIR सेवा को केंद्रीय गृह मंत्रालय के सिटीजन पोर्टल और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 हेल्पलाइन के साथ पूरी तरीके से एकीकृत किया गया है। अब पीड़ित को वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने के लिए शारीरिक रूप से पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वे ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। गृह विभाग के नए नियमों के अनुसार EFIR दर्ज होने के बाद संबंधित सेल को 48 घंटे के भीतर प्राथमिक जांच शुरू करनी अनिवार्य होगी। भारत की पहली और सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों, ये जो पानी की वैन है इसका नाम रखा गया है जलयान। इस आधुनिक वैन को CSIR केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ने नागपुर की राइट वाटर सॉल्यूशन के साथ मिलकर विकसित किया है। यह वैन पूरी तरीके से सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा से संचालित है, जो बिना ग्रिड बिजली वाले दूर दराज के क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता से काम कर सकती है। यह मल्टी स्टेज सिस्टम अल्ट्राफिकेशन से 4000 लीटर प्रति घंटा और खारे पानी को 2500 लीटर प्रति घंटा की दर से शुद्ध पानी में बदल सकती है। यह आपातकालीन वैन समुद्र के खारे पानी को भी 300 से 400 लीटर प्रति घंटे की क्षमता से पीने के योग्य पानी में बदल सकती है। इसमें 3 किलोवाट का सौर यूनिट और 30 किलोवाट का ऑनबोर्ड पावर सिस्टम है, जो आपदा क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों के लिए आपातकालीन बिजली भी दे सकता है। इसे मुख्य रूप से बाढ़, चक्रवात, सूखा प्रभावित क्षेत्र, तटीय गांव और राहत शिविरों में तुरंत स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा थी उसमें गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है ईसा सिंह ने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त के रूप में किसके कार्यकाल को 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों, ये जो कार्यकाल है जो 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है उनका नाम है वॉकर तुर्क। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के शॉटपुट F57 इवेंट में भारत की शर्मिला धनखड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, भारत की जो शर्मिला धनखड़ है उन्होंने शॉटपुट F57 इवेंट में जीत लिया है स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है इसके सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं TK अनिल कुमार। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, जो इनकम टैक्स की नई ऑफिस खुली है आयकर सिंधु, इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के मुंबई में। और दोस्तों, इसका अनावरण किया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। साथ ही दोस्तों, जून मंथ का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जून महीने के मोस्ट टाइम पे 200 MCQ करवाए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसे आप अवश्य देख लेना, ताकि जून मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत न रहे। क्योंकि दोस्तों, हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। और अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो वो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं। दोस्तों, ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये सारे मोस्ट टाइम पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इन सभी वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, इन सबको आप अवश्य देख लेना। 2026 का WNBA ऑल स्टार गेम की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन से बनी है? तो दोस्तों, ये जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो बनी है, उसका नाम है जोकेल जॉन्स। न्यूयॉर्क लिबर्टी की स्टार खिलाड़ी जोकेल जॉन्स 2026 WNBA ऑल स्टार गेम की
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुनी गई है। वह WNBA इतिहास की पहली और एकमात्र खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने चारों प्रमुख मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर खिताब यानी कि नियमित सीजन, फाइनल्स, कमिश्नर्स कप और ऑल स्टार गेम जीते हैं। शिकागो के यूनाइटेड सेंटर में खेले गए इस मुकाबले में जोन्स ने 22 अंक, 13 रिबाउंड और 8 असिस्ट का ऐतिहासिक स्कोर बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। जोसेल जोन्स के शानदार खेल की बदौलत टीम स्पून ने टीम कूप को 129-122 के अंतर से हराया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो दोस्तों पूरे दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक बन के उभरी है वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए सबसे पहला पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये सबसे पहले पदक की बात है, फिर वो कोई भी मेडल हो यानी कि गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज एनीथिंग, पर सबसे पहला मेडल किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है जंडू कुमार ने। बिहार के रहने वाले पैरा पावरलिफ्ट जंडू कुमार ने 24 जुलाई 2026 को पुरुषों के हेवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ उन्होंने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का पहला पदक जीतकर देश का मेडल खाता आधिकारिक रूप से खोल दिया था। प्रतियोगिता के दौरान ही उन्होंने 181 किलोग्राम और 190 किलोग्राम की सफल लिफ्टिंग की, जिसके चलते हुए उन्हें बॉडी वेट कोएफिशिएंट सिस्टम के तहत 130.9 अंक मिले थे। बचपन में ही पोलियो का शिकार हुए जंडू कुमार को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा था और वे परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब्जी भी बेच रहे थे और ई-रिक्शा भी चलाते थे। उनके बाद अगर बात करें तो वेट लिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने भारत के लिए पहला सिल्वर और मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल भी जीता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अपने मुख्य अभियोजक के पद से किसे हटा दिया है? तो दोस्तों यौन शोषण के आरोपों के कारण ये जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है उन्होंने अपने पद से हटा दिया है करीम खान को। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। चेन्नर पुस्तक महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये जो चेन्नर पुस्तक महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है जम्मू और कश्मीर में। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? और आज का आखिरी सवाल, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और बारी हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो हेपेटाइटिस दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है स्वर्ण पदक। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है प्रहलाद जोशी को। पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आयोजित होने वाला है श्रीनगर में। पंचायती राज मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं विनीत जोशी। किस देश ने जंगल की आग फैलने के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो दोस्तों ये आपातकाल घोषित किया है स्पेन ने। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है अनाहत सिंह ने। आधुनिकीकृत जनसेवा कनेक्ट डाकघर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जुलाई को। परीक्षा सुधारों और गड़बड़ियों को रोकने के लिए गठित हाई पावर टास्क फोर्स का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया है नंदन नीलेकणी ने। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो ये बन गया है सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किस IIT के साथ मिलकर
उन्नति AI 2.0 लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है IIT दिल्ली के साथ मिलकर। किस देश ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है भारत ने। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं सत्यपाल कुमार। और कल का आखिरी सवाल था, भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये आमंत्रित हुए तारिक रहमान। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल का वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो यकीन मानिए करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में बताइए दोस्तों, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर से करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर अवश्य करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।